भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, ये बात किसी दूसरे देश ने कही है और वो देश है अमेरिका। और अमेरिका के एक बड़े नेता ने कहा है कि भारत के अंदर जीवंत लोकतंत्र है। गर्व की बात है ना, लेकिन साथ ही ये चिंता की बात भी है, चिंता का विषय भी है कि आखिर हम अपने भीतर खुद लोकतंत्र को कितना सहेजे हुए हैं। हमें बोलने नहीं दिया जाता या हम खुद बोलने से कतराने लगे हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई। अभी बालासोर हादसे की चीख पुकार हवाओं में शामिल ही है कि 2 और हादसे हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का प्राइम टाइम और मैं हूं संजय मग्गू। और जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि हमें बोलने से रोका जाता है या हम खुद बोलने से कतराते हैं, सच कहने से कतराते हैं, सच कहने से पीछे हटते हैं, ये एक बड़ा और बहुत विकट सवाल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश भर में लगभग 5-6 महीने से महिला पहलवानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। बेशक खेल जगत के हर खिलाड़ी को गलत और सही को सही कहते हुए उसके समर्थन और विरोध में खड़े होना चाहिए। क्या यहाँ भी हम तबके बांटेंगे? बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके अंदर भी हम ये बांटेंगे कि भैया ये एथलीट वाले हैं, ये क्रिकेटर हैं और उनका मुद्दा है, हम क्यों पछड़े में पड़ें? क्या ये वाली सोच लोकतंत्र पर आघात नहीं कर रही? और फिर हम अपने देश में चिल्लाएं या फिर मीलों दूर विदेशी ज़मीन पर जाकर बोलें कि भैया लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है जिसे गलत के विरोध में आवाज़ बुलंद नहीं करनी, उसके लिए वो नहीं ही करेगा। हालांकि कुछ जानी पहचानी हस्तियों से ऐसी चुप्पी की उम्मीद नहीं होती, बल्कि उनका चुप रहना, उनका इस प्रकार का व्यवहार अखरता है। इशारा समझ रहे होंगे आप। पीटी उषा इन दिनों ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। हाल ही में सोनीपत पहुंची थी, जहां उन्होंने पहलवानों के ट्रायल का निरीक्षण किया। और लेकिन जब पहलवानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर उनसे यानी कि पीटी उषा से एक सवाल पूछा गया तो पीटी उषा ने कैमरे के सामने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उनका नज़रिया कहता है कि शोषण के विरोध में सड़क पर उतरकर इंसाफ की हुंकार खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता है। आपको ध्यान होगा पीटी उषा का वह बयान भी जो उन्होंने पिछले दिनों दिया था। खैर, इससे देश की इमेज खराब होती है, ये पीटी उषा की नज़र में हो सकता है, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना क्या वाकई देश की छवि को बिगाड़ता है? और गलत को गलत कहने की बजाय हाथ जोड़कर किनारा करना क्या देश की छवि को दुरुस्त कर सकता है? ये लोकतंत्र के लोग हैं और फिर हम लोकतंत्र की हत्या के लिए खुद को छोड़कर दाएं बाएं सबको दोषी ठहराते रहें, वो कहां तक वाजिब है? फिलहाल जो सारा मामला है रेसलर्स और बृजभूषण का, तो इस मामले में अपडेट ये है कि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अमित शाह जी से मिलने के बाद में अनुराग ठाकुर भी खिलाड़ियों से मिल चुके हैं। देर सवेर ही सही पुलिस भी पैर चला रही है और जल्दी ही फाइनल रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी और जल्दी ही सरकार के पास जा सकती है। और इधर सरकार ने एक बार फिर से, मैंने आपको बताया, खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलावा रखा है। बुलावे को भुलावा क्यों? आखिर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं? अगर दोषी हैं तो सजा मिले और अगर सिर्फ आरोप अफवाहें हैं तो उस पर विराम लगे। होना तो यही चाहिए ना। यही सत्ता और सुरक्षा तंत्र का काम है और जो समय पर होना चाहिए, ताकि जनमानस के दिमाग में, जनमानस के दिल में ये संदेश जाए कि उसको इंसाफ के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। अगर जनमानस के दिमाग में, जनमानस के मन में ये बात घर कर गई कि कानून अंधा बहरा है, इंसाफ का रास्ता मुश्किल है और या प्रशासनिक तंत्रों का रवैया ढुलमुल है, तो ये धारणाएं अच्छी नहीं होती। वैसे इन धारणाओं को जनमानस के मन से मिटाने के लिए न सिर्फ सरकार, सत्ताधारी लोग और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक लोग हैं, उनको एक बहुत अथक मेहनत की जरूरत है। साथ ही सरकारी विभागों में बैठे हुए वरिष्ठ बाबुओं को भी सोचना पड़ेगा। उन्हें अपने फर्जों और कामकाज को निष्ठा और नींद खोलकर करने की दरकार है, वरना बालासोर जैसे हादसे भी होते रहेंगे। आपने देखा था कि बालासोर के अंदर क्या हुआ और उसके बाद में जो हादसे हुए, क्या हम ये सोचकर संतोष कर सकते हैं कि कुछ बचाव हो गया? बालासोर जैसे हादसों की आहट भविष्य में भी सुनाई दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बालासोर हादसे की चीख पुकार हवाओं में शामिल ही है कि 2 और हादसे हो गए।
इन हादसों को ये कहकर ना दबाया जाए कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल की हानि नहीं हुई। अगर हो जाता तो क्या करते। और ये दोनों हादसे हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जहाँ कल यानी कि 6 जून की रात को लगभग 7:30 बजे कटनी में रेलवे यार्ड में एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। और इस घटना के मात्र 4 घंटे बाद उसी दिन रात के 10:30 बजे भेड़ाघाट के पास भिटानी में गैस से भरे मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतर जाता है। एक ही दिन में 2 रेलगाड़ियों का बेपटरी हो जाना, क्या ये रेलवे विभाग के बेपटरी हो जाने या बेपटरी हो चुके रवैये को नहीं दर्शाता? लेकिन हम लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की बजाय शुक्र मनाते हैं कि चलो भैया अच्छा हुआ, कोई जान माल की हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। सवाल यह है कि अगर जान जाती तब कोई मिसाल कायम कर देते क्या उस समय कोई मिसाल कायम कर देने वाली कार्रवाइयाँ होती? मुआवजे का मरहम लगाकर छोड़ दिया जाता है घटनाओं को, और उन परिवारों को जिनके अपने चले जाते हैं छोड़ दिया जाता है उनको उनके हालात पर, जिन्होंने किसी अपने को ऐसे हादसे में खो दिया हो। हादसों के प्रति प्रशासन और जवाबदेह पक्ष का रवैया जिस दिन बदल जाएगा उस दिन देश वास्तविक लोकतंत्र हो जाएगा। शायद तब भी जब हम हर बार होने वाले हादसों पर विराम लगा पाने में सफल होंगे। हिंदुस्तान में हंसी का विषय ही ये मुद्दा रहता है कि हम हादसों से कुछ सीखते क्यों नहीं, और ये तय है कि ना सीखते हैं और ना सीखने की इच्छा रखते हैं। और अगर सीखते तो क्या मैं हर दिन एक प्रिंस को किसी बोरवेल से निकालने की मशक्कत करनी पड़ती? अब ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आया है। मुंगावली नाम के गांव में लगभग 2.5-3 साल की एक छोटी बच्ची 300 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। बात उस समय की जब नन्ही सृष्टि यानी कि 2.5-3 साल की बच्ची सृष्टि खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी और 25 फीट की गहराई पर उस बोरवेल में फंस गई। खिसकते खिसकते 50 फीट पर जा पहुंची। सूचना मिलने के बाद वही हुआ जो हर बार होता है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। बच्ची के बचाव करने के लिए काम शुरू हुआ। 4 जेसीबी लगाई गई, 6 पोकलेन मशीनें लगाई गई और पूरा अमला पहुंचा। बोरवेल के पैरेलल सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ। बोरवेल में इंस्पेक्शन कैमरा बच्ची की हरकतों पर नज़र रखने के लिए डाला गया। एम्बुलेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची का रेस्क्यू करते करते उसे उपचार दिया गया। इतना सब किया गया बच्ची के बोरवेल में गिरने के बाद, लेकिन एक सावधानी नहीं बरती जा सकी। इस हादसे से बचाव के लिए बरती जाती अगर कोई सावधानी तो बरसों पहले बोरवेल में जब प्रिंस गिरा था, जब वो लगभग 36 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद उसे अंधेर संकेर कुएं से बच्चे को जिंदा वापस निकाला गया था, उसके बाद शायद ऐसे हादसे सुनने को ना मिलते। अगर सावधानी बरती जाती, अगर जिम्मेदारी तय की जाती तो शायद ऐसे हादसे ना होते। लेकिन प्रिंस के बाद ऐसे कई हादसे हुए और ये ताज़ा हादसा सृष्टि का हुआ। ऐसा लगता है कि मानो बोरवेल में बच्चों का गिरना कोई ट्रेंड बन गया है और रेस्क्यू टीम के साथ साथ उसको कंप्लीट कवरेज करने के लिए खबरिया चैनलों के कैमरे, मीडिया की टीमें और भावुक दर्शक उन घंटों मानसिक तनाव में टीवी को ताकते रहते हैं कि किसी के घर का चिराग या किसी के आंगन की किलकारी अगर बोरवेल में मौन हो गई तो क्या होगा। लोग दुआएं करते हैं कि किसी के घर का चिराग बोरवेल में ना बुझ जाए और उस जान की सुरक्षित वापसी के लिए जिसे कि रेस्क्यू टीम एफर्ट्स के साथ बचाने के प्रयास में लगी रहती हैं। बस नहीं होता तो एक काम नहीं होता, समस्या के निवारण पर विचार नहीं होता। अगर समस्या के निवारण पर विचार होता तो ऐसे हादसे थोड़े ही होते। दुखद ये है कि हम जिन हालातों में परिवर्तन या सुधार कर सकते हैं उन पर काम करने की बजाय शांति व्यवस्था खराब करने वाले मुद्दों को ज़्यादा तूल देने लगे हैं। हमारी मानसिकता जाने क्यों ऐसी बनती जा रही है कि शांति व्यवस्था और अमन को खराब करने वाले जो मुद्दे उठते हैं उन पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर जो हो रहा है उसे आप मान सकते हैं। कोल्हापुर में हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस प्रशासन ने वहां 19 जून तक लोगों को इकट्ठा ना कर होने के लिए पाबंदी लगा दी है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि व्हाट्सएप का एक स्टेटस था। व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ लोगों ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई। उसके बाद में हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू किया। प्रदर्शन का आह्वान हुआ। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक तरफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे तो दूसरी तरफ कुछ लोग औरंगजेब के पर्चे लहरा रहे थे। शहर में तनाव की स्थिति बनती देखकर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लाठीचार्ज किया गया।
भीड़ को हटाया गया और 19 जून तक के लिए वहाँ पाबंदियाँ लागू कर दी गई। अब यहाँ चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनके बयान आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे हैं कि विषय पर जांच चल रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री फडणवीस कहते हैं कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई माफ़ी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी बात एक है कि क्या इतिहास के कुछ ऐसे लोग जिनका काला अध्याय आज सबके सामने है, क्या वो वर्तमान में इतने सशक्त या इतने सक्षम हो सकते हैं कि उनकी मात्र तस्वीर स्टेटस पर लगाकर कोई सौदा दंगे का माहौल बना दे? क्योंकि कुछ मानसिकताएं ऐसी हैं कि इस प्रकार के मामलों को महत्वपूर्ण बना रही हैं। महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाला हमारा देश उनके सिद्धांतों को शायद बिसार रहा है। बापू कहते थे कि व्यक्ति अपने विचारों से निमित्त प्राणी है, वो जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। शांति और सौहार्द के माहौल में उत्पात फैल जाता है, और वो भी व्हाट्सएप स्टेटस जैसी कुछ तस्वीरें जिन्हें कुछ सौदे और जिनका दिमाग के अंदर कुछ शरारत चलती हैं, ऐसे लोग लगाया करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के साथ साथ क्या हम भी अपनी सोच को बदल लें? और अगर समाज अपनी सोच को बदलेगा ऐसे लोगों के साथ साथ, तो फिर सवाल खड़े होंगे। आखिर किसी मंशा से ऐसे कृत्य करने वाले तो शायद यही चाहते होंगे कि फसाद हो, विवाद हो, दंगे हों, और अगर हम भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे, तो उसकी मंशा को हम सार्थक कर देते हैं। या मेरा तात्पर्य ये कतई भी नहीं है कि हम विरोध ना करें, गलत के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, लेकिन ये भी है कि निशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होती है। महात्मा गांधी ये भी कहा करते थे कि आँख के बदले आँख निकालने की प्रवृत्ति अगर चलेगी तो पूरे विश्व को अंधा बना दिया जाएगा। उन्हीं का एक और विचार था कि ऐसे जिएं जैसे आपको कल मर जाना है, और ऐसे सीखें जैसे आपको सदियों तक जिंदा रहना है। आज के दौर का बाशिंदा, फिर चाहे वो आम हो या खास हो, जिम्मेदार हो या आम आदमी हो, अपना जीवन इस उसूल के विपरीत जी रहा है। सीख छोटी है और गलतियां विकराल हैं, इनमें सुधार की दरकार है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, किसी नए मुद्दे पर आपके साथ फिर चर्चा करेंगे, और जो बयार बहती हैं, जो हवाएं चल रही हैं, उन पर आपको अपनी राय से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।